नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के एक खास कार्यक्रम पॉडकास्ट की पड़ताल में। कार्यक्रम की इस खास कड़ी में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहने वाले विशेष मेहमान हैं बिहार की राजधानी पटना से वरिष्ठ राजनीतिक और खोजी पत्रकार मुकेश बालयोगी। वही मुकेश बालयोगी जो कभी जॉर्ज फर्नांडिस जैसे देश की राजनीति के ध्रुव तारे के सहयोगी रहते हुए ताड़ और परख चुके हैं देश और बिहार के तमाम राजनेताओं की नब्ज बेहद करीब से। ऐसे बेबाक पत्रकार मुकेश बालयोगी आज बेखौफ बात करेंगे बिहार में साल 2025 के चुनावों को लेकर होने वाली संभावित उठापटक को लेकर। बातचीत के मूल केंद्र में चर्चा का विषय होंगे जेपी यानी राजनीति के लौह पुरुष जयप्रकाश नारायण। बिहार की राजनीति में आज अगर जयप्रकाश नारायण होते तो बिहार की राजनीति और दुनिया में बिहार व बिहारियों का चेहरा मोहरा रुतबा रसूख कैसा होता। क्या आलम होता नीतीश बाबू यानी बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री का। बिहार में जंगल राज के जन्मदाता और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के माई बाप लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का। और बिहार की राजनीति के अखाड़े में कहां खेल कूद रहे होते स्वराज पार्टी वाले और सब नेताओं का मैनेजमेंट का गणित बिगाड़कर अब अपना राजनीतिक कैलकुलेटर चकनाचूर करने पर आमादा प्रशांत किशोर का। चलिए फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पटना में मौजूद पत्रकार मुकेश बालयोगी को साथ में जोड़कर। नमस्कार मुकेश बालयोगी जी, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ नई दिल्ली से, स्टेट मिरर हिंदी से। नमस्ते संजीव जी। बालयोगी जी, आपने छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की राजनीति को एक पत्रकार होने के हैसियत से बहुत जिया है। चप्पे चप्पे की जानकारी आपको है, राजनीतिक गलियारों से आप बहुत बेहतरी से वाकिफ हैं पत्रकार होने के नाते। अगर आज जयप्रकाश नारायण जेपी अगर होते तो बिहार की राजनीति, नीतीश कुमार, लालू और राबड़ी देवी, ये सब जो धुरंधर जमे पड़े हैं आज, ये कहां होते? बिहार की राजनीति का चेहरा क्या होता? संजीव जी, बिहार की राजनीति के जो धुरंधर अभी दिखाई दे रहे हैं, अगर जेपी होते तो ये गायब हो चुके होते, ये सीन में ही नहीं होते, परिदृश्य में इनका कोई स्थान ही नहीं होता, क्योंकि इनके कर्मों के कारण, इनके कुकर्मों के कारण जेपी राइट टू रिकॉल का अभियान शुरू कर दिए होते। और जेपी ने जब संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया था तो उसका मतलब केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं था, उसका मतलब व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन से था, जिसमें लोकतंत्र में हर नागरिक की सहभागिता आवश्यक हो। और उन्होंने जेपी ने इसके साथ ही यह भी कहा था कि मुर्दा कौम, जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। मतलब इलेक्शन में हुआ, इलेक्शन अनाउंस हुआ, आपने वोट दिया, इलेक्शन का रिजल्ट आया और जो जीता वो 5 साल के लिए तानाशाह या राजा बन गया। जेपी ने कहा था कि जिंदा कौम इस तरह से 5 साल तक इंतजार नहीं करती है, और अगर तुम्हारा सत्ताधीश जिसको तुमने चुना है वो अगर 6 महीने के अंदर भी भ्रष्ट होता है या गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ अभियान छेड़ो और सत्ता परिवर्तन करो। उन्होंने संवैधानिक संशोधन करके राइट टू रिकॉल की मांग की थी जेपी ने, कि आम जनता को जिस तरह से लोगों को चुनने का अधिकार है उसी तरह से राइट टू रिकॉल के माध्यम से प्रतिनिधि वापसी का भी अधिकार होना चाहिए, कि जनता ये तैयार हो सके, एक सिस्टम होना चाहिए कि वो अपने विधायक को वापस कर सके कि मैंने इसे चुना, 1 साल पहले गलती हुई, आगे 4 साल हम इसे नहीं रहने देना चाहते हैं, उस विधायक को भंग करो। और उसकी पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों को, सरकारों को गिराने के लिए भी जनता के पास ऑप्शन होने चाहिए। तो अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण इस समय अगर जिंदा होते तो वो कब का राइट टू रिकॉल को लेकर के अभियान और आंदोलन शुरू कर चुके होते। और अगर यह उन्हें संवैधानिक रूप से, कानूनी और विधेयक के माध्यम से उन्हें अगर जेपी को यह अधिकार नहीं मिलता तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके लाखों जनता को सड़कों पर उतार करके और इन सत्ताधीशों को सत्ता से अपदस्थ करने के लिए बाध्य कर चुके होते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं मुकेश बालयोगी जी, जयप्रकाश नारायण जी से सिर्फ लेडी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी नहीं कांपती थी, बल्कि बिहार की राजनीति, सिंहासन की दशा और दिशा
दोनों जी। बदल गई होती, वो बिहार को भी नहीं बख्शते और बिहार के नेताओं को जो हरकतें और जिस तरीके की सत्ताएं आज आ रही हैं और जा रही हैं। वो जेपी कतई नहीं बख्शते। आप उस कालखंड को देखिए, जब मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके 6 महीने के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो कड़ा पत्र लिखते हैं मोरारजी भाई को, और ये कहते हैं कि सत्ता का मोरारजी भाई, सत्ता का चरित्र नहीं बदला है, हमने इसके लिए आंदोलन नहीं किया था, हमने इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान नहीं किया था। वो जेपी का वो पत्र साफ है कि जेपी क्या चाहते थे। वो एक सहभागिता मूलक लोकतंत्र चाहते थे, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसको एकेडमिक टर्म में और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के लोग जिस टर्मिनोलॉजी पर सेमिनार करते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, दरअसल लोक नायक जयप्रकाश नारायण वो जमीनी स्तर पर उस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का इंप्लीमेंटेशन चाहते थे। और ये सामान्य चीज नहीं थी। ये चीजें जेएनयू के प्रोफेसर, इस टर्मिनोलॉजी को जेएनयू और ऐसे ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डिस्कस करते हैं। लोकनायक जयप्रकाश का वह जादुई आभा मंडल था कि बिहार के गरीब, गुरबे, पिछड़े और अशिक्षित लोग वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और सहभागिता मूलक लोकतंत्र को डिस्कस करने लगे थे। ये जेपी का ये आभा मंडल था, इसलिए वो जेपी कतई नहीं रहने देते बिहार की उन सरकारों को, और उन्होंने वो साफ कहते कि प्रतिनिधि वापसी का आंदोलन, क्योंकि लोगों को लगने भी लगा था कि अब 1 साल के बाद, जिस समय जेपी मरे थे, उस समय भी ये लग रहा था कि उस समय ये भावनाएं वातावरण में विद्यमान होने लगी थी कि हो न हो यह बूढ़ा कहीं अगले 6 महीने के बाद एक प्रतिनिधि वापसी के लिए आंदोलन खड़ा करते। ये उस समय सीन बन भी रहा था। पॉडकास्ट की इस खास कड़ी में बिहार की राजधानी पटना से मौजूद वरिष्ठ खोजी पत्रकार मुकेश बालियोगी जो कह रहे हैं बिहार की राजनीति का अंदर खाने का हाल तो वास्तव में यही है कि जेपी अगर जिंदा होते तो आज बिहार की सत्ता के सिंहासन की अंधी, बहरी, गूंगी, लंगड़ी चाहत में पलटूराम के नाम से बदनाम नीतीश कुमार समाज और राजनीति के गलियारों में अपनी और अपनों की साख बचाने की जद्दोजहद से जूझ रहे लालू राबड़ी और बिहार की राजनीति में खुद को उभरता हुआ सितारा साबित करने के पत्थर से बार बार अपना सिर पटक रहे सुराज पार्टी वाले प्रशांत किशोर या तो राजनीति में जन्मे ही नहीं होते, अगर जन्मे भी होते तो फिर राजनीति के प्रोफेसर जेपी के सामने ये सब हाथ जोड़े खड़े रहकर रहम की भीख मांग रहे होते, या फिर जेपी को भी आज किसी घटिया ओछी राजनीति के चक्कर में उलझाने पर आमादा होते। सबसे बड़ी चीज तो संजीव की ये जो नाम आपने लिए हैं, ये जेपी की राजनीतिक पैदाइश है। अगर जेपी नहीं होते तो इनके जैसे लोग मंत्री और मुख्यमंत्री, क्या विधायक भी नहीं बन पाते। आप देखिए कांग्रेस की सत्ता का वह सूर्य देखिए, मध्याह्न पर था, प्रखर सूर्य था, जिसके सामने कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बीच बीच में सरकारें राज्यों में बदलते, साउथ के राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बीच बीच में सरकारें आती भी थी, वो टिक नहीं पाती थी। जयप्रकाश नारायण ने जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और ये व्यवस्था सत्ता परिवर्तन का नारा दिया, तब आप देखिए कि कैसे कैसे ये लालू प्रसाद यादव एक गरीब किसान और एक पशुपालक के लड़के थे, जो खुद ही कहते हैं कि मैं भैंस चराता था। यहां तक कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लालू यादव अपने ये उनके भाई जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में प्यून थे, उनके क्वार्टर में रह करके लालू यादव पढ़े हैं। राबड़ी देवी एक ऐसे परिवार से थी कि जिन्होंने मसी कागज छुआ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ, जिन्होंने कागज ही कभी नहीं छुआ था, कभी कलम नहीं पकड़ा था, ऐसी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। नीतीश कुमार बिल्कुल एक गरीब वैद्य के बेटे थे, जो गांव में, जो आप देखे होंगे, एक सुदूर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में जो दवाओं का पुड़िया बनाने वाले वैद्य इनके पिताजी थे नीतीश कुमार के। और वहां से ये सारे लोग निकल करके, ये लोग सपने भी नहीं देख सकते थे कि कभी हम एमएलए बनेंगे, और ये लोग मुख्यमंत्री बने और केंद्रीय मंत्री बने। इसके पीछे जेपी का आह्वान था। अगर जेपी जैसे ही इनकी राजनीतिक सूरत और सीरत को बदलते हुए देखते, उसे बदरंग देखते, लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1 मिनट बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। वो तुरंत वो प्रतिनिधि वापसी का अभियान लेकर के वो तुरंत आंदोलन छेड़ चुके होते, और जेपी ने ऐसा किया भी है। जेपी को कई बार इसलिए भी कहा जाता है कि उनकी विचारधारा भटकती रही है। उन्हें भटकती विचारधारा की आत्मा वाला व्यक्ति इसलिए कहा जाता था कि कभी कम्युनिस्ट रहे, फिर सोशलिस्ट बने, फिर गांधीवादी बने, फिर भूदानी बने, फिर अलग अलग समय में कभी उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में, जिस समय उन्होंने 74 का बड़ा आंदोलन छेड़ा, उस समय तो वो एकदम निष्क्रिय होकर भूदान आंदोलन में लगे हुए थे। वो अपने घरों में, अपने आश्रम में रहते थे। उनका बाहरी दुनिया से संपर्क तक कट चुका था लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। लेकिन
लेकिन जब लगा कि नहीं सत्ता निरंकुश हो रही है तो उस 80 साल के बूढ़े ने अपने हाथों में लाठी थाम करके और पटना की पूरे सड़कों पर चला और पूरे देश को उसने हुंकार डाला और हुंकारित किया और पूरे देश में स्पंदन उस व्यक्ति ने पैदा किया। और जो कांग्रेसी सत्ता जिसका खौफ इतना था कि कोई बोल नहीं पाता था, उसका व्यवस्था परिवर्तन हुआ। इंदिरा गांधी चुनाव हारी। सबसे बड़ी चीज है कि इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई एक ऐसे व्यक्ति से जो राजनीति का विदूषक था, राजनारायण। तो इसलिए जयप्रकाश नारायण के लिए लालू, नीतीश, राबड़ी, तेजस्वी ये सब कोई मैटर नहीं करता था। वो उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए वो सड़कों पर इस उम्र में भी निकल चुके होते, लाठी टेकते हुए और एक नया अभियान की राइट टू रिकॉल वो शुरू कर चुके हो रहा। तो ये मेरा पक्का विश्वास है। अगर जयप्रकाश नारायण आज खड़े हो जाएं, मान जी लीजिए एक बार को, जी 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 तो आज नीतीश कुमार क्या करेंगे जयप्रकाश के सामने? सबसे पहले तो ये अपने आप को जेपी के, अगर आज जेपी जिंदा हो मान लिया जाए और ये इनके खिलाफ खड़े हों नीतीश के, तो सबसे पहला तो नीतीश कोशिश करेंगे कि जेपी के सामने जाकर के खुद को डिफेंड करने की कि नहीं नहीं मेरे बारे में ये गलत दुष्प्रचार है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा ना ऐसा कर रहा हूं, मैं जो ये कहा किया हूं उसके पीछे मेरी दूरगामी लोकहित की ही नीति है, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मेरी इसमें कोई गलत धारणा नहीं। अगर जेपी नहीं संतुष्ट होंगे तो फिर ये लोग जेपी का चरित्र हनन की कोशिश करेंगे कि जेपी इस कारण से मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने भी जेपी के चरित्र हनन की कोशिश की थी। याद रखिए, इंदिरा गांधी ने कहा था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सीआईए, अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के इशारे पर देश में विप्लव पैदा करना चाहते हैं और आर्मी को विद्रोह करने के लिए भड़का रहे हैं। ये इंदिरा गांधी ने भी कहा था। तो जब इंदिरा गांधी ये कह सकती है तो लालू, नीतीश, राबड़ी, तेजस्वी ये भी इसे थोड़ा भी परहेज नहीं करते, क्योंकि सत्ता निरंकुश और भ्रष्ट होती है। एब्सोल्युटली पावर, एब्सोल्युटली करप्ट। तो ये जो लोग जो 20 साल तक जो लोग मुख्यमंत्री रह गए हैं वो कभी सत्ता छोड़ना नहीं चाहेंगे। उनके लिए नैतिकता और चरित्र ये जो है सेकेंडरी चीजें होती है, सबसे पहला होता है सत्ता। तो अगर जेपी इनके मान मनोबल से संतुष्ट नहीं होते तो ये लोग जेपी के चरित्र हनन की कोशिश करते, या फिर जेपी जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलन करते उनके उन मुद्दों को ही गलत बताने की कि जेपी की धारणा गलत है, जेपी जो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनको कोई गलत कन्विंस कर रहा है, ये सब पहले करते सेकेंड फेज में। और थर्ड फेज में अगर जेपी नहीं मानते तो ये जेपी के चरित्र हनन पर उतारू हो जाते। मतलब दुनिया में राजनीति चाहे अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान कहीं की भी हो, उसका आंचल मैला ही होता है। और जिसका आंचल मैला नहीं होगा तो फिर वो काहे की, किसकी और कैसी राजनीति। इस वक्त स्टेट मिरर हिंदी के साथ बिहार की राजधानी पटना से पॉडकास्ट की इस खास कड़ी में बने हुए हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार मुकेश बालयोगी बेबाक बात तो खरी खरी ही कह रहे हैं। अब इनकी ये साफ गोई बिहार के किस नेता को पचेगी या किसके पेट में बदहजमी कर डालेगी, यह तो हर नेता पर उसकी अपनी समझदारी के पैमाने पर ही निर्भर करेगा। याद रखें, जब उन्होंने सत्ता का अपना एक चरित्र होता है और सत्ताधीश अपने फायदे के लिए विचारधारा की दूरियां मिटा देते हैं। याद रखें कि जब कांग्रेस के खिलाफ जेबी ने अभियान छेड़ा था तो आप कम्युनिस्ट पार्टी भी उनके साथ हो गई थी, सीपीआई, और सीपीआई के लोगों ने तो पूंजीवाद विरोधी सेमिनार किया था पटना में, एक नेशनल कन्वेंशन किया था जिसके तहत ये था अमेरिकी पूंजीवाद विरोधी सेमिनार, जिसमें उन लोगों ने, सीपीआई के लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था कि जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण सीआईए के एजेंट हैं और अमेरिकी सरकार के इशारे पर भारत में सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ की बात कर रही है, तो अमेरिका को डर है कि भारत से गरीबी हट गई तो भारत भी हमारे सामने सीना तानेगा, इसलिए भारत को गरीब रखने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के इशारे पर जयप्रकाश नारायण ये आंदोलन करते। ये सीपीआई का आपको रिजोल्यूशन है बजाता जो उन लोगों ने किया था। तो अगर जेपी खड़े होते सत्ता परिवर्तन के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है, ये सब आपस में मिल जाते हैं और कहते कि जेपी ही गलत, क्योंकि नैतिक सत्ता को कोई भी सत्ता बर्दाश्त नहीं करती है। राज सत्ता नैतिक सत्ता को कभी बर्दाश्त नहीं करती। ये दुनिया के हर देश में हुआ है, हमेशा ऐसा चलता रहा है। ऐसी स्थिति में मुकेश बालयोगी जी, बिहार की जनता, बिहार का मतदाता क्या करता, वो जेपी को किस नजर से देखता, और लालू प्रसाद, राबड़ी, नीतीश कुमार, प्रशांत कुमार, तेजस्वी,
इन सबको किस नजर से देखता, बिहार की जनता का क्या रोल होता? देखिए, बिहार में राजनीतिक चेतना की जड़ें बड़ी गहरी है। दुनिया का पहला लोकतंत्र, वैशाली का लोकतंत्र, दुनिया में जब पूरे विश्व में कहीं लोकतंत्र की संकल्पना नहीं थी, लेकिन फर्स्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड की वो बिहार के वैशाली में स्थापित हुई थी। यहां तक कि बौद्ध धर्म जब भी बिहार में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो धम्म संघ एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हुआ करता था महात्मा बुद्ध का। और इसके अलावा जो बिहार में सामान्य रूप से एक लोकतांत्रिक संस्कार और लोकतांत्रिक चेतना देखने को मिलती है। समय समय पर इस पर धूल पड़ता है इस चेतना के ऊपर, कभी कभी यह धूमिल होती है, कभी कभी बहकावे में भी आती है, कभी कभी आइडियोलॉजिकल भटकाव, वैचारिक भटकाव भी देखने को मिलता है, ये होता है। लेकिन बिहार के लोगों की राजनीतिक चेतना बड़ी प्रखर है। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से बिहार की जनता जेपी के साथ होती और जेपी के पीछे कारवां चल पड़ता, और वह इन राजनेताओं को अपदस्थ करने में, राजनेताओं को सत्ता से गिराने में कहीं परहेज नहीं करती, और हर तख्त गिराए जाएंगे, हर ताज उछाले जाएंगे का नारा जो है बिहार की फिजाओं में गूंज रहा होता। 1990 से लेके और 2025 तक जो बिहार है जी, जेपी के वक्त में, जेपी की मौजूदगी में ये बिहार आज क्या होता? जेपी, अब आप देखिए कि जेपी कितने बड़े पारखी थे और सिस्टम बिल्डर, पॉलिटिकल फिलोसफर थे। बिहार में, देश में नक्सलवादी का दूसरा सबसे बड़ा अपराइजिंग जो हुआ माओवाद का, वो सब 1967 में जब पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी के बाद दूसरा बिहार के मुसहरी में हुआ था, और कई लोग दर्जनों की संख्या में मारे गए थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उस समय इंग्लैंड के इंडिपेंडेंट अखबार में फेस टू फेस नाम से एक सीरीज लिखा था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के ग्राम पंचायत दुर्योधन के दरबार बन गए हैं, जहां की गलत फैसले ही होते हैं। और जब अमेरिका में जयप्रकाश नारायण पढ़ रहे थे, अब सोचिए कि एक अमेरिका की एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी से निकला हुआ वह नौजवान, वह बिहार के एक पिछड़े इलाके मुसहरी में जाता है, और अभी तो जो सरकार है वो तो पूरी पुलिस आर्मी इसको लगा और पैरामिलिट्री फोर्स को लगाकर माओवाद को कुचलना चाहती है, चाहे कांग्रेस रहे या भाजपा। लेकिन जेपी अपनी पत्नी को लेकर निहत थे, उस नक्सलवाद प्रभावित गांव में जाते हैं जहां पुलिस वाले जाने से डरते हैं और कहते हैं जेपी आप मत जाइए, आपकी जान चली जाएगी तो दुनिया हिल जाएगी। लेकिन जेपी अपनी पत्नी को लेकर के जाते हैं, और जानते हैं क्या करते हैं जी, जिन जिन उन नक्सलियों के पर एक सूची बनाते हैं कि कौन कौन नक्सली माओवादियों का कमांडर कौन कौन, उनके घरों में जाते हैं और उन लोगों को लेकर के जाते हैं जिनको माओवादियों ने मार डाला होता है, उनकी विधवाओं को लेकर के जाते हैं, उनकी बच्चियों को लेकर के जाते हैं, और कहते हैं तुम्हारे पति ने इसको मारा है, तुम इसका खर्च चलाओ। और भिक्षा मांगते हैं कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं इसके जीवन की, और इनका खर्च चलाओ। और उन माओवादियों के परिवारों को कहते हैं कि इनकी बच्चियों के पढ़ाई का खर्च उठाओ। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एक लगभग 1 दर्जन प्रोफेसर्स की एक टीम उनके साथ जाती है, जो लोग उस गांव में घूम करके सर्वे करते हैं कि यहाँ गरीबी और पिछड़ेपन का कारण क्या है। आप उस समय का लगभग 70-71 का वह सर्वे रिपोर्ट देखेंगे तो मैं दंग रह जाता हूं कि प्रति परिवार दाल कितना खाता है, चावल कितना खाता है, मस्टर्ड ऑयल का यूज कितना करता है, दूध कितना। ये सर्वे जेपी ने उस समय किया था, और उसका एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन दिया था। इन पिछड़ेपन से निपटने के लिए हम अगर कितनी लैंड को इरिगेटेड कर दे तो क्या होगा, हम कितने में फॉरेस्ट्री कराएं तो क्या होगा। और उस समय जेपी ने जो मुसहरी प्लान के नाम से, अगर आप इंटरनेट पर सर्च मारेंगे तो हो सकता है मिल भी जाए, जो मुसहरी प्लान उस समय पर उन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, समग्र विकास के लिए प्लान बनाया था। तो जेपी का विजन इतना बड़ा था कि वो डेमोक्रेसी, वो सभी समस्याओं का समाधान डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग के तहत चाहते थे। मतलब जेपी तो वाकई में जेपी थे। जेपी का ना अब से 50 साल पहले राजनीति में कोई सानी था, ना ही अगर आज जेपी जिंदा होते तो उनसे कोई टकराने की जरूरत करता। हाँ, आज जेपी की मौजूदगी अगर होती तो बिहार की राजनीति में मचे घमासान में खुद की इज्जत बचाए रखने के लिए जेपी को भी जूझना पड़ रहा होता। अगर आज जयप्रकाश नारायण जिंदा होते तो बिहार की दशा और दिशा क्या होती, पूछने पर पत्रकार मुकेश बालियोगी कहते हैं, अगर अभी जेपी होते
तो वो केवल आंदोलन नहीं करते, व्यवस्था परिवर्तन का मांग नहीं करते, वो केवल हंगामा का नहीं करते, वो निश्चित रूप से एक प्लान डेवलपमेंट की बात करते कि कैसे सभी समस्याओं का निदान टेक्नोलॉजी के द्वारा होगा, डेमोक्रेसी के द्वारा होगा और प्लानिंग के द्वारा होगा। उनके डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पार्ट को तो जनता देख चुकी है, लेकिन जेपी का प्लानिंग का पार्ट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का पार्ट भी जेपी का उतना ही बड़ा था। जो कई बार जो उनके आर्टिकल मिलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर एक सीरीज लिखा था जिसमें कई बार गांधी से असहमत दिखते हैं कि गांधी जी ने टेक्नोलॉजी को इस तरह से किनारे क्यों किया। वो प्लानिंग की बात करते हैं, तो वह निश्चित रूप से वो बिहार के होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक प्लान तैयार करा चुके होते और जिसको रिजल्टेंट कराते, एक परिणामी कराते कि उसका रिजल्ट ये होगा। निश्चित रूप से बिहार का चरित्र बदल चुका होता, बिहार की तस्वीर बदल चुकी होती और बिहार निश्चित अपने पास्ट ग्लोरी, अपने पुराने गौरव को कैसे हासिल करे, इसकी दिशा में जेपी कोशिश कर चुके होते। मुकेश बालयोगी जी, जेपी के बारे में आपने काफी विस्तृत रूप से बताया कि जेपी नहीं है तब क्या हालात हैं बिहार के, और जेपी होते आज नीतीश कुमार की मौजूदगी में तब क्या होता है, या जेपी की मौजूदगी में आज नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, प्रशांत कुमार का क्या होता। जी लेकिन किस तरीके से नीतीश कुमार को आप भिन्न मानते हैं, जी किन बिंदुओं पे, किस नजर से, किस दृष्टिकोण से जेपी से क्या कमियां हैं नीतीश कुमार में? देखिए, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का अभी तक कोई आरोप नहीं है, इस चीज को मानना पड़ेगा। जी। दूसरा, बिहार में जो एक जंगल राज चल रहा था, जहां नरसंहारों का दौर चल रहा था, माओवाद और और निजी सेनाओं का दौर चल रहा था, जो किसान माओवादियों से बचने के लिए छोटे छोटे किसान अपनी सेनाएं बना रहे थे, हथियार ले रहे थे। बिहार की सड़कों पर AK-47 और AK-56 का जुलूस निकलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम लोग उस समय स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय। तो नीतीश कुमार ने बिहार को इस जंगल राज से मुक्त कराया और उनके ऊपर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। लेकिन यह सत्य है कि जो हर सत्ताधीश का एक चरित्र होता है, वो राजनीति के लिए और अपनी राजनीति और अपने ओहदे को बरकरार रखने के लिए तरह तरह के समझौते करता है। नीतीश कुमार भी वो समझौते करते रहे हैं। वो जातीय दृष्टिकोण से समझौते करते रहे हैं, वो तरह तरह के नकारात्मक तत्वों से समझौते करते रहे हैं। और सच ये है कि इन सब लोगों ने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ही एकमात्र पॉपुलिस्ट एजेंडा मान लिया है, जबकि सच्चा और उसी तरह का, जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन में इनरोलमेंट रेशियो बढ़ना, इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम बढ़ना, ये सेकेंडरी चीजें थी। जेपी के लिए लोकतांत्रिक संस्कार और लोकतंत्र का जो स्वरूप हो, सरकारों का जो स्वरूप हो, वो सहभागिता मूलक हो, हर व्यक्ति की उसमें पूछ हो और उनकी जरूरतें पूरी हो और वो किस प्रकार से अपने सम्मान और गरिमा के साथ वो अपना सर ऊंचा उठा करके जीवन जी सके, ये जेपी के लिए महत्व रखता था। जेपी के एजेंडे में ये था। क्या मुकेश बालयोगी जी, नीतीश कुमार जिस तरीके से एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं बिहार की राजनीति में, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का, जी अगर जयप्रकाश नारायण जी होते तो क्या बाधाएं, अड़ंगे फंसते नीतीश कुमार के? ये जो पलटू राम जो बने हैं, हर पार्टी में उनका सही रहता है हिसाब, सेटिंग रहती है, ये सेटिंग ये कर पाते? क्या ये इतनी बार मुख्यमंत्री बन पाए होते बिहार के? नहीं बन पाए होते। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर होते। उनके समय में अगर एक बार आया होता तो तुरंत वो कहते कि नीतीश तब तक गद्दी पर नहीं बैठो जब तक कि बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं कर दो। अगर एक बार अगर मुंबई में अगर बिहारी को पीटा जा चुका होता तो नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिए होते। ये संभव नहीं था। दरअसल ये सत्ताधीशों का चरित्र होता है कि जनता को तात्कालिक एजेंडों में उलझा कर रखा जाए। नीतीश कुमार इन चीजों के बहुत ही माहिर हैं और बिहार के एक राजनेता को, जिनको लालू जी ने कभी कहा था कि ये मौसम वैज्ञानिक है, रामविलास पासवान जी के बारे में, कि रामविलास पासवान जी समझ जाते हैं कि अगली बार किसकी सरकार बनने वाली है, उसी पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार भी छोटे स्तर पर वही मौसम वैज्ञानिक ही हैं एक तरीके से, जो बिहार की राजनीति में जो आहट को भांपते हैं, सियासी आहट को भांपते हैं और उसके मुताबिक अपना आचरण करते हैं, विचारधारा बदलते हैं, विचारधारा का एजेंडा बदलते हैं। इस बार क्या लग रहा है मुकेश बालयोगी जी, जो हालात अब कुछ मतलब लोग कह रहे हैं कि जो हवा चल रही है वो नीतीश उस हवा में कहीं पांव
उखाड़ते नजर आ रहे हैं, दिखाई देने लगे बिहार में। देखिए, इस बार जो बिहार की राजनीति का स्वरूप नजर आ रहा है, वह बिल्कुल जातीय चरित्र और गहराई में लिए हुए है, जातीय समीकरण के आधार पर। जैसे इस बार एजेंडे में जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस सबसे प्रभावी होने जा रहा है। उसको कौन कौन लोग, तो जब कास्ट सेंसस, जेपी ने जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात की थी, वो कॉमन मैन को लेकर की थी, लेकिन ये लोग जब जेपी की उस बात को रेप्लिकेट करते हैं तो कास्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि अमुक कास्ट, इतना परसेंट पॉपुलेशन, इतना शेयर, इसलिए असेंबली में इतना शेयर। ये मुद्दे इस बार जोर शोर से उछलने वाले हैं। नीतीश कुमार, लालू राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप यादव या फिर प्रशांत किशोर को बात चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना लगे, मगर आपके हम जुबान संजीव चौहान के साथ स्टेट मिरर हिंदी की पॉडकास्ट की इस खास कड़ी में पटना से बने हुए हमारे विशेष मेहमान पत्रकार मुकेश बालियोगी बिहार में मची राजनीतिक उठापटक को लेकर जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के परिप्रेक्ष्य में ऊपर नीचे तो सूत भर भी नहीं बोल रहे हैं। मुकेश बालियोगी तो वही कह रहे हैं जो और जितना उन्होंने बिहार के राजनेताओं और उनकी राजनीति की नब्ज को करीब से पकड़कर महसूस किया है। अब इसके दो हिस्से हैं। बिहार का एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं हो। दूसरा तबका है कि उनको लगता है कि अगर लालू और तेजस्वी आ जाएं तो हमारे कास्ट का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा प्रभावी हो सकता है और असेंबली में मिल सकता है, जिसका फायदा हमें मिलेगा। अब ये फायदा क्या क्या होता है? सामान्य रूप से आप देखेंगे कि एक नवधनाढ्य वर्ग हर शहर में, हर राज्य में उभर रहा है। वह नवधनाढ्य वर्ग ठेकेदारी और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जाता है, बिल्डर बनता है, ठेकेदार बनता है, या कंपनियों की एजेंसी लेता है, या फिर राजसत्ता से मिलने वाले, सरकारी व्यवस्थाओं से मिलने वाले जो फायदे हैं अप्रत्यक्ष फायदे, उनका वह दोहन करता है। तो यह तबका लगभग हर राज्य में एक बड़ी संख्या में है। उस तबके को लगता है कि शायद नीतीश कुमार आए तो हमें ये हक नहीं मिलेगा जो लालू और तेजस्वी के रहते हुए मिलेगा। तो वह जो बहुत बड़ा तबका है, वो सामाजिक दृष्टि से भी, पेशेवर दृष्टि से भी, वह लालू और तेजस्वी के भी हित में है, पक्ष में है। अब लालू और तेजस्वी क्या कर पाते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर लालू और तेजस्वी टिकट के बंटवारे में अगर जातीय जनगणना के रिपोर्ट के मुताबिक अगर शेयर देते हैं बाकी जातियों को, खास करके जो अति पिछड़ा, जिससे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास माना जाता है या दलितों को, तो हो सकता है लालू तेजस्वी को भी बढ़त हासिल हो। लेकिन अगर फिर से वह उसी माई समीकरण पर चलते हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण के ऊपर, तो मुझे लगता है इनको बहुत ज्यादा बढ़त नहीं मिलने वाली है। चूंकि आपको याद रखें कि जिस तरीके से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 2022 में नारा दिया था कि एक जात बनाम सब जात, और यादवों को जो बिहार की, यूपी की जो सबसे बड़ी जाति यादव है, उसको पूरी तरह से भाजपा ने हाशिए पर डाल दिया था। टिकट बंटवारे में, पार्टी में, हर तरीके से साफ कहा एक जात बनाम सब जात। तो अगर लालू और तेजस्वी ऐसा करते हैं तो बिहार में भी नीतीश और भाजपा को यह नारा देते देर नहीं लगेगा, एक जात बनाम सब जात। और ऐसी स्थिति में ये पूरी की पूरी कवायद लालू तेजस्वी के लिए बूमरैंग साबित होगी, जो उन्हीं का वध कर देगी। अगर लालू तेजस्वी थोड़ी बाजीगरी दिखाते हैं टिकट बंटवारे में, और छोटी छोटी जातियों जिनका 1% पॉपुलेशन है, आधा प्रतिशत पॉपुलेशन है, उनको भी अगर पर्याप्त शेयर देते हैं, तो हो सकता है कि लालू तेजस्वी का सितारा फिर से बुलंद हो। और अगर नीतीश अपने डेवलपमेंट एजेंडे पर उन्हीं जातीय समीकरण को थोड़ा और प्रभावी ढंग से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, तो नीतीश का पलड़ा भारी रहेगा। अभी सीन यही है। स्टेट मिरर हिंदी के पॉडकास्ट की एक खास कड़ी जब है ही बिहार के आगामी यानी साल 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर, तब ऐसे में भला स्वराज पार्टी की कर्ता धर्ता और कई राजनीतिक धुरंधरों व पार्टियों का मटियामेट करवाए बैठे और अब सत्ता के गलियारों में खुद के लिए रास्तों की तलाश में भटक रहे मास्टरमाइंड प्रशांत किशोर का जिक्र करना भी है क्यों भुला दिया जाए। नीतीश कुमार जो खेल खेलते हैं पलटा पलटी का जी, बीजेपी के साथ मिलके, जी, क्या ये खेल तेजस्वी, प्रशांत कुमार और लालू, ये तीनों मिलके नीतीश को सिंहासन से उतार फेंकने के लिए नहीं खेल सकते हैं? क्या रोड़ा आएगा इसमें? प्रशांत किशोर के लिए संभव नहीं है कि लालू के साथ जाए, चूंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लालू और तेजस्वी एक जंगल राज के प्रतीक बन चुके हैं। और ये चूंकि
उनके समर्थक भी मानते हैं कि ये, हाँ, लालू जी के सामने में सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं होती है। जैसे बजट पेश हुआ, 2 घंटा बजट पेश होने से 2 घंटा पहले वित्त मंत्री को अपने सामने हाजिर करा लिया। अरे क्या बजट में तुम भेज रहा है रे, तो ये अरे फालतू चीज सब भेज रहा है, मैं जो कहता हूँ अभी लिखो, अभी इसको चेंज कराओ। तो नहीं नहीं सर, 2 घंटे बाद बजट पेश होना, अरे 4 घंटे बाद पेश होगा, कल पेश होगा। ये सब लालू जी के काम करने का तरीका है। ठीक है। कभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फोन लगा देना, कभी, ये सब लालू जी के काम करने का तरीका है। तो ये उनके समर्थक भी मानते हैं कि लालू जी के समय में पूरा का पूरा सिस्टमेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सब लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार तो एक अच्छे प्रशासक हैं। प्रशांत किशोर कभी भी उनके साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के माध्यम से जो एक माहौल बनाया है, वो एक तरीके से नीतीश के खिलाफ कम, लालू के खिलाफ वह माहौल ज्यादा है। और प्रशांत किशोर उनके साथ सेट नहीं कर पाएंगे कभी भी लालू जी के साथ, क्योंकि लालू जी के जो काम करने का तरीका है, बिल्कुल उनके सामने जो शरणागत और सरेंडर की मुद्रा में रहेगा, वही लालू जी के साथ काम कर सकता आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं, है। उन्होंने अभियान उठा रखा, बीड़ा खींच रखा है बिल्कुल, कि जी किसी भी तरीके से बिहार की सत्ता पे राबड़ी, लालू और तेजस्वी ये ना पनपने पाए, चाहे भले ही नीतीश फिर आ जाए। वो चाह तो अपने लिए रहे हैं, लेकिन नीतीश के खिलाफ उनके पास एक सैद्धांतिक मुद्दा है कि बिहार पिछड़ा क्यों है 20 साल इनके रहने के बाद भी। बिहार से आज भी लोग ट्रेन में भर भर कर दिल्ली और बॉम्बे क्यों जा रहे हैं नीतीश के 20 साल रहने के बाद। ये एक सैद्धांतिक मुद्दा है। ये एक क्रमिक समाधान की मांग करता है, फेज बाई फेज समाधान की मांग करता है। ये लोगों को नीतीश के खिलाफ जो प्रशांत किशोर के मुद्दे हैं, वो बहुत ज्यादा अपील नहीं करते पब्लिक को। लेकिन लालू जी के खिलाफ जो मुद्दे हैं, वो आज जो पीढ़ी लगभग 30 साल 35 साल की उम्र की है, वो उसने लालू जी के उस फेज को देखा है कि किस तरह से अपराध चरम पर है, नरसंहार चल रहे हैं, लाशें पड़ी हुई है, 80-80 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, और 48 घंटे तक पुलिस इसलिए नहीं जा पा रही है डर से कि कहीं लैंड माइंस ब्लास्ट करके, बारूदी सुरंग विस्फोट करके पुलिस के काफिलों को उड़ा ना दिया जाए। तो ये सीन लोगों ने देखा है। इसलिए जब प्रशांत किशोर जंगल राज की बात करते हैं, बिहार की समस्याओं की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं, तो वो सीधा का सीधा वो तो एक मुद्दा उछालते हैं, लेकिन वो नीतीश के खिलाफ कम जाता है, लालू तेजस्वी के खिलाफ ज्यादा जाता है। तो इसलिए प्रशांत किशोर अभी तो अपनी बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं सत्ता में आ रहा हूं, लेकिन इसके चांसेस कम है, तो ज्यादा लालू तेजस्वी के खिलाफ ही वो मुद्दा जाता है। पत्रकार मुकेश बालियोगी जी की बात माने तब तो फिर बिहार विधानसभा के साल 2025 के चुनाव में स्वराज पार्टी और उसके साहिबे आलम प्रशांत किशोर का सत्ता के गलियारों में चहलकदमी करने की बेईमान हसरत किसी पर्वत को नाखूनों से काटकर रास्ता बनाने से कम दुर्लभ नहीं है। प्रशांत किशोर भरे ही लालू और राबड़ी और इस परिवार को, तेजस्वी के परिवार को नहीं चढ़ने देना चाहते हैं सिंहासन की तरफ बिहार के। जी इसका सीधा फायदा बिना कुछ करे धरे नीतीश कुमार को मिलेगा, प्रशांत कुमार के इस सब करने धरने का। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शर्तें भी हैं। कुछ शर्तें इसलिए हैं कि प्रशांत किशोर के साथ जो लोग जा रहे हैं, वो बुद्धिजीवी तबका है, जातीय दृष्टि से भी, पेशेवर दृष्टि से भी, या समाज में कुछ सूझबूझ रखने वाला लोग, जो एक बदलाव की चाहत, एक अल्टरनेटिव की मांग, एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की जो चाहत होती है, वो उस चाहत वाले लोग हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल और प्रभावी नहीं है। और वह तबका लालू राबड़ी समर्थक नहीं होकर के नीतीश समर्थक ज्यादा है। तो इनके मुद्दे जो हैं वो ज्यादा लालू तेजस्वी के खिलाफ जाते हैं, लेकिन समर्थक वर्ग जो है वो नीतीश कुमार से मोहभंग वाला वर्ग है। और नीतीश कुमार से जो मोहभंग वाला ये समर्थक वर्ग है, वह कहीं ना कहीं नीतीश को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस बार प्रशांत कुमार क्या खेल कर सकते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में 2025 के? बहुत कुछ रिजल्ट, बहुत आशा मुझे नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर को खुद भी होगी, क्योंकि बिहार का समाज जातीय समीकरणों, बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर आधारित है। और वहां एक साफ साफ लक्ष्मण रेखा खींची हुई दिखती है कि ये जातियां इस गठबंधन के पक्ष में है, ये जातियां इस गठबंधन के पक्ष में है। बीच में कुछ कॉमन गैप की भी पॉलिटिक्स होती है, जो स्थानीय कारणों से होती है। वह कॉमन गैप की पॉलिटिक्स भी इन्हीं दोनों गठबंधनों के आगे पीछे चलती है। तो इसलिए
प्रशांत किशोर के लिए कोई बहुत आशा नहीं दिख रही है। वही जो कॉमन गैप का जो सोशल एजेंडा है या जो सोशल पॉकेट है कॉमन गैप का, उस कॉमन गैप वाले में प्रशांत किशोर अगर कहीं 1-2 सीट या जीत जाए या 5 सीट मैक्सिमम, तो मुझे लगता है कि उनकी वाहवाही हो सकती है। क्या बाकी बहुत प्रशांत किशोर क्या मुकेश बालियोगी जी बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे, या उनको बीजेपी लेगी, या नीतीश अड़ंगा बन जाएंगे अगर वो जाना चाहेंगे तो? बीजेपी या नीतीश के लिए प्रशांत किशोर कहीं से फायदेमंद नहीं है, चूंकि प्रशांत किशोर हर पार्टी में घूम चुके हैं। प्रशांत किशोर शुरू में तो कांग्रेस के लिए आए थे और अमेठी में एक हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देख रहे थे। उसके बाद वो बीजेपी के साथ भी गए। उसके बाद वे ममता बनर्जी जी के साथ भी काम किए। कांग्रेस का पूरा प्लान उन्होंने ही तैयार किया। आज जो राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की, वो पूरा प्लान प्रशांत किशोर का ही था। एक बात बताइए मुकेश बालियोगी जी, प्रशांत किशोर इतने बड़े रणनीतिकार हैं, पॉलिटिशियंस के, राजनीति की सत्ता के गलियारों के, जी, ये अपने लिए सही मुकाम राजनीति में क्यों नहीं ढूंढ पाए सब पार्टियां घूमने के बाद भी? सर, नेतृत्व, जनता का नेतृत्व 2-3 तरीके से तय होता है। एक, लोग अपने नेतृत्व में देवदूत की तरह की आभा देखें, जिसे लगे कि वह उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर रहा है। जैसे मान लीजिए लालू यादव ने उस दौर में, जब बिहार एक सामंती समाज था, जब उन्होंने कहा क्या है बेजुबानों मैं तुम्हें आवाज दूंगा, तुम सबके सामने कुर्सी पर बैठ सकोगे, मैं तुम्हें एक ऐसी ताकत दूंगा कि तुम ये करोगे। उन्होंने अमेरिका को हराने के लिए लाठी रैली की, क्या कि इतनी लाठियां लेकर के आओ कि अमेरिका भाग जाए, वैसी वैसी चीजें। वह चीजें एक डाउन ट्रोडन सोसाइटी को अपील करती है और अपील का दायरा व्यापक हो जाता है। ये रणनीतिकार, जो कोई भी रणनीतिकार है, प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिस्ट, वो चंद जुमलों की बात कर सकता है, वो उनके भाषण में उलटफेर कर सकता है। वह जो है, वह जो चुनाव प्रबंधन, जो किसी का जो जनसमर्थन और समर्थक आधार है, उसके प्रबंधन को थोड़ी सी धार दे सकता है। जो वोट उससे खिसकने वाला है उसको अपने पास ला सकता है। लेकिन जो कोई भी, लेकिन वह चुनाव जीत नहीं सकता, वो नेतृत्व नहीं कर सकता है। दूसरा, नेतृत्व दूसरे तरीके से तय होता है, जब जनता के पास बाकी लोगों के रास्ते बंद होते हैं। तो ऐसे प्रशांत किशोर के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़े अभियान से एक लंबा आंदोलन किया, 20 साल तक वो परिवर्तन नाम के ऑर्गेनाइजेशन के तहत बड़े बड़े मुद्दे उठाते रहे, आरटीआई को लेकर के काम करते रहे, आरटीआई से बड़े बड़े घोटाले निकालते रहे। फिर लोकपाल को लेकर के उन्होंने, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के बस की राजनीति करना नहीं है, राजनीति कराना है। अगर कोई उनको हायर कर, ब्रांडिंग कर सकते हैं, बस वो किसी की पॉलिटिकल ब्रांडिंग कर सकते हैं। और दूसरे की ब्रांडिंग करना और अपने को राजनीतिक की बनाना, अपनी ब्रांडिंग करने में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। खुद को नेतृत्व के रूप में स्थापित करना बहुत फर्क है, वो संभव नहीं है प्रशांत किशोर से। शुक्रिया। मुकेश बालियोगी जी हमारे साथ थे पटना बिहार से, वरिष्ठ पत्रकार, जो बता रहे थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश बाबू, प्रशांत किशोर, लालू परिवार कहाँ खड़ा होगा। और आज की राजनीति में अगर जयप्रकाश नारायण जैसा लौह पुरुष होता तो कहाँ धक्के खा रहे होते नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी जैसे नेता। शायद ये अस्तित्व में नहीं होते, और होते तो भीख मांग रहे होते सत्ता की जयप्रकाश नारायण से। शुक्रिया मुकेश बालियोगी जी। स्टेट मिरर हिंदी से संजीव चौहान से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी। यूट्यूब चैनल स्टेट मिरर हिंदी की पॉडकास्ट की इस खास कड़ी में साथ बने रहे श्रोताओं और बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ बने रहे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश बालियोगी जी को धन्यवाद के साथ अब आज मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। ऐसे ही बेबाक बेखौफ कार्यक्रम की और कड़ियां सुनने के लिए स्टेट मिरर हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबाते जाइए, ताकि आपको घर बैठे अपने मोबाइल पर ही मिल सकें हर कार्यक्रम के नोटिफिकेशन। नमस्कार।